हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस फायरमैन और बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। तो पहला है कि कैंडला किसका मात्रक होता है। कैंडला जो होता है कैंडला वह किसका मात्रक होता है। तो कैंडला जो होता है कैंडला ये ज्योति प्रभाव का, याद रखिएगा, ज्योति प्रभाव का मात्रक होता है कैंडला। किसका मात्रक होता है कैंडला। तो ज्योति प्रभाव का मात्रक होता है कैंडला। दोस्तों, अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप इस वीडियो की PDF ले सकते हैं। तो कैंडला किसका मात्रक है। तो ज्योति प्रभाव का मात्रक है कैंडला। तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। ध्वनि तरंगे जो होती है यानी कि साउंड वेव, उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो होती है वो होती है अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। अनुदैर्घ्य। याद रखिएगा, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। तो यह भी प्रश्न बहुत ही VVI है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। वर्षा की बूंदें जो होती है वह अक्सर देखिएगा कि वर्षा की बूंदें होती है गोलाकार। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। तो वर्षा की बूंद होती है जो पृष्ठ तनाव, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। तो इस बात को याद रखना है, बहुत VVI है क्वेश्चन। ये तो 10 से 15 बार जितना भी एग्जाम कराया जाता है ना, उसमें यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की अधिकतम चाल किसमें होती है। ध्वनि की जो अधिकतम चाल होती है वह किसमें होती है। तो माध्यम 3 होते हैं। कौन। एक होता है इस देखिए, एक होता है माध्यम की ध्वनि की अधिकतम चाल किसमें होती है। तो इसके कहने का मतलब है जो अधिकतम चाल जो होती है वह धातु में होता है, कि गैस में होता है, या जल में होता है। इन तीनों में से किस में होता है ध्वनि की अधिकतम चाल। तो याद रखिएगा, ध्वनि की चाल जो अधिकतम होता है वह होता है इस्पात, यानी कि धातु में। जितने भी धातु मेटल है उसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो इस बात को याद रखिएगा कि ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्लावकता किससे संबंधित है। उत्प्लावकता जो है, उत्प्लावन बल जिसको हम उत्प्लावन कहते हैं, वह किससे संबंधित है। तो उत्प्लावकता का जो नियम है वह आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक था जिन्होंने उत्प्लावकता का जो है नियम को प्रतिपादित किया था। तो याद रखिएगा, उत्प्लावकता जो है वह आर्किमिडीज से संबंधित है। दोस्तों, इस वीडियो के PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैं PDF का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर कौन सी प्रकृति जो है, वस्तु की मात्रा बदलने पर कौन सी प्रकृति नहीं बदलती, अपरिवर्तित रहता है। इस तरह से तो वस्तु की मात्रा बदलने पर कौन सी प्रकृति अपरिवर्तित रहता है। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर वस्तु का जो है घनत्व अपरिवर्तित रहता है। देखिए, अगर भार की बात करें तो भार जो है परिवर्तित होगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु 1 किलो का है और उसमें से 100 ग्राम वस्तु निकाल लिए, तो कितना 900 ग्राम बचा, तो भार तो बदलेगा ही। तो भार, इसके बाद आयतन, तो आयतन भी बदलेगा, क्योंकि मान लीजिए कि 9 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध है और उसमें से 1 लीटर दूध को निकाल दिए, तो उसका आयतन में भी परिवर्तन, क्योंकि आयतन जो है घट जाएगा, तो आयतन भी जो है प्रभावित होगा। और अब आता है वस्तु की मात्रा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर जो है घनत्व वह अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान, एक और चीज़ है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान भी जो है वह बदलता है, क्योंकि मान लीजिए कि कोई वस्तु
9 किलो का है तो उसका द्रव्यमान कितना हुआ, 9 किलो ही हुआ। तो यह द्रव्यमान भी बदलता है लेकिन घनत्व डेंसिटी जो है वह नहीं बदलता है। तो इस बात को याद रखना है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर कौन सी प्रकृति अपरिवर्तित रहता है, तो घनत्व जो है, घनत्व यह अपरिवर्तित रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, पानी का घनत्व कितने डिग्री तापमान पर अधिकतम होता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन कि पानी का घनत्व कितने डिग्री तापमान पर सर्वाधिक होता है, तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। बहुत वीवीआई हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि पानी का घनत्व कितने डिग्री तापमान पर अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का अधिकतम चाल कितनी होती है, वायु में ध्वनि का अधिकतम चाल कितनी हो सकती है। तो वायु में ध्वनि की अधिकतम चाल जो है वह 332 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में ध्वनि वायु में 332 मीटर की दूरी तय कर सकता है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि सूरज में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है, यानी कि सूर्य जो है वह हमेशा ऊर्जा देते रहता है और देते रहेगा भविष्य में। तो यह जो है इसका कारण क्या है कि सूर्य में जो है ऊर्जा देने की शक्ति इतना है, तो यह इसका कारण है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, एक होता है नाभिकीय विखंडन और एक होता है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन के कारण जो है नाभिकीय संलयन के कारण जो है सूर्य में निरंतर ऊर्जा का जो है सृजन करता रहता है। तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन। इसके जो है सूर्य जो है वह हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। तो हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु मिलकर जो है अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। तो यह भी पूछा जाता है कि सूर्य में ऊर्जा का अपार स्रोत क्या है, तो हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम ये इन दोनों जो है नाभिकीय संलयन में भाग लेता है, जो कि सूर्य को ऊर्जा देने का कारण है ये। अगला क्वेश्चन है कि चाबी से भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, चाबी से भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो चाबी से भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। चाबी से भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है। आकाश जो है, आकाश उसका रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो आकाश का जो रंग है नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है कि पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी जो है, पहाड़ पर जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वह किस कारण से जो है उबलने लगता है, किस तापमान पर, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर भी पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। इसका कारण है कि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब जो है वह कम हो जाता है, जिसके कारण कम, यानी कि पानी जो है वह 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलता है, लेकिन वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण वहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर पानी पहाड़ पर उबलने लगता है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। मनुष्य का जो जब स्वस्थ होता है तो उसका सामान्य तापक्रम कितना होता है उसके शरीर का, तो जब स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो है वह 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री सेल्सियस और नहीं तो डिग्री में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। तो हमने यहाँ दोनों ही प्रकार से आपको समझाया, तो इसको आपको याद रखना है। कौन सा द्रव्य ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। वह कौन सा द्रव्य है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो देखिए पारा क्या है, एक द्रव धातु है, एक द्रव धातु है। वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा जो है एक द्रव धातु है। तो पारा धातु है तो धातु का जो है वह नेचर ही होता है ताप को चालन करना, ताप का चालन करना। तो पारा धातु है लेकिन पारा द्रव अवस्था में रहता है, तो यह जो है ताप का अच्छा चालक है। तो यह द्रव्य
जो है ताप का अच्छा चालक है, तो कौन सा द्रव ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो पारा। पारा जो है, पारा यह ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, पारा। तो इतना आपको याद रखना है। देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट, पारा द्रव अवस्था में पाया जाने वाला यह पहला धातु है। वह पहला धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जितने भी धातु है वह ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा जो है, पारा वह द्रव अवस्था में पाया जाने वाला है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे छुरी, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए चाकू छोरी, मिस्टेक हो गया टाइपिंग। तो सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे छुरी यानी कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम ही एक मुलायम धातु है, सोडियम। तो याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे मुलायम धातु तो कौन हो जाएगा, सोडियम। इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे है। प्रकाश तरंग जो है वह किस प्रकार की तरंगे है, तो याद रखिएगा, प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश तरंग कौन सी है, अनुप्रस्थ तरंग। ध्वनि कैसा तरंग है, अनुदैर्घ्य। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, लेकिन प्रकाश जो है वह अनुप्रस्थ तरंग है। तो इस बात को आपको याद रखना है। इसमें वही प्रश्न लिया गया है जो परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यही सब प्रश्न परीक्षा में आने वाले, क्योंकि 10th स्तर का है। तो कहेगा कि सर बिहार पुलिस के परीक्षा में तो बहुत भारी भारी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नहीं, इसका सिलेबस चेंज करके 10th लेवल पहले जो बिहार पुलिस का सिलेबस होता था ये 12th लेवल का होता था, लेकिन अब जो है 10th लेवल का। तो 10th लेवल में यही सब पढ़ना है, तो इसी तरह के प्रश्न आएगा परीक्षा में। तो यही प्रश्न इसी कला यहाँ जो होगा प्रश्न, यही इसी में से वहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यही सब प्रश्न आपको करना है और अच्छे से कर लीजिएगा, यही सब प्रश्न वहाँ भी रहेगा। अगला है कि मृग तृष्णा जिसको मृग मरीचिका कहते हैं, मृग तृष्णा का उदाहरण कौन सा है, तो मृग तृष्णा का उदाहरण जो है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अब हम आपको बताते हैं कि मृग तृष्णा क्या है। तो दोस्तों, गर्मी के दिनों में जो होता है रेगिस्तान में, वहाँ पर प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक जब तापमान बढ़ता है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है। इसके कारण जो है रेगिस्तान में लगता है कि आगे पर जल का बड़ा सा तालाब है, तो नीचे जो होता है छाया, उसको जो है ऊपर की छाया नीचे दिखाई देने लगता है। तो यह होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जैसे कि आप कभी कभी रोड पर भी जाइएगा गर्मी के दिनों में, तो लगेगा कि आगे जो पानी रोड पर क्या है, पानी है। तो आपको जो है गाड़ी या जितने भी रोड के अगल बगल में पेड़ पौधा है, उन सभी का जो छाया है वह जो है रोड में लगेगा कि जो पानी है तो उसमें दिखाई देता है। तो क्या होता है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही वैसा संभव होता है। तो मृग तृष्णा का उदाहरण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है कि मोटर कार में पश्च दृश्य में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। यानी कि मोटर कार जो होता है, मोटर गाड़ी या मोटर कार, उसमें जो है पीछे देखने के लिए कौन से दर्पण, यानी कि ड्राइवर जो होता है उसके बगल में जो दर्पण लगा होता है उसमें कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो उसमें होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है उसमें। क्योंकि बहुत सारे गाड़ी को उसमें देखना है, तो छोटे छोटे प्रतिबिंब के रूप में जितने भी गाड़ी या कोई भी वस्तु होता है पीछे उसके, तो उन सभी को जो है उत्तल दर्पण में एडजस्ट करके दिखा दिया जाता है। तो मोटर कार के पश्च दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इतना बात आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताता हूँ, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है, तो अवतल दर्पण जो होता है वह वस्तु के छोटे प्रतिबिंब को भी बड़ा आकार में परिवर्तित करके दाढ़ी में जो जितने भी होते हैं उन सभी को अच्छे से देखने के लिए, और दंत चिकित्सक भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है। गले का डॉक्टर, दंत चिकित्सक, यानी कि चिकित्सा में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की गति जो होता है वो कितना किलोमीटर, तो ये होता है 3 गुने
10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि प्रकाश की गति जो है वह 1 सेकेंड में 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड की दर से प्रकाश चलती है। अगला प्रश्न है, सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो सोनार का जो प्रयोग है, इसका प्रयोग जो है नौ संचालकों द्वारा, यानी कि नाविक जो है सोनार का प्रयोग करता है, जिससे उसकी दिशा जो है बताते रहता है बीच समुद्र में। तो बीच समुद्र में जो है दिशा का पता नहीं चलता, इसलिए नाविक जो होता है वह सोनार का प्रयोग करता है दिशा को देखने के लिए। तो इस बात को आपको याद रखना है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव आँख की जो रेटिना है उस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा। याद रखिएगा, मानव के आँख के रेटिना में, मानव के आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक तथा उल्टा बनता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक, याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक, वह हमेशा उल्टा ही बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है और आभासी प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब भी पूछे तो हमेशा उल्टा ही बनता है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको PDF का लिंक भी दे दूँगा। तो दोस्तों यही सब प्रश्न ये टॉप 20 प्रश्न है, टॉप 20 प्रश्न है। इसी में से आपको जो है वहाँ पर पेपर में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, ताकि जो एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न गलत ना होने की चांस ना हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो जो है एग्ज़ाम तक मिलते रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि 27/2/2022 को जो है मध्य निषेध सिपाही का एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है कि एग्ज़ाम तक जो है तैयारी आसानी से हो जाए। तो मैं आपको पूरा तैयारी कराने का प्रयास करूँगा, अब प्रयास करूँगा नहीं, कराऊँगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।